Okay, students, a very warm welcome once again to another session of Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन चल रहा है सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए और एक सेशन लेके हम लोग हाजिर। ठीक है, today's session we will talk about consideration. We will talk about and study consideration. What is consideration? Let me ask you and let me explain you. कंसीडरेशन का मतलब है क्विड प्रो को। सर क्विड प्रो को का मतलब क्या है? कंसीडरेशन। क्विड प्रो को यानी कि एक लैटिन फ्रेज है, लॉ में बहुत प्रचलित है ये फ्रेज, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में, ये इंग्लिश नहीं है ऑफ कोर्स, समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब होता है बदले में कुछ। अच्छा बोलिए, आज कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी दूसरा पार्टी को कुछ देगा और दूसरा पार्टी से एक पार्टी कुछ लेगा। ये जो देगा और लेगा मैं बोल रहा हूं, ये जो लेन देन होगा, इसमें जो चीज का लेन देन होगा, जो सब्जेक्ट मैटर होगा, दैट इज द कंसिडरेशन। यानी कि अगर मैं पैसे लेके आपको मेरा गाड़ी बेच रहा हूं तो गाड़ी इज द कंसिडरेशन एंड मनी इज द कंसिडरेशन। मेरे को मिल रहा है पैसा, दैट इज द कंसिडरेशन प्राइस फॉर द कार, एंड जो अगला पैसा देके गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए कंसिडरेशन हो गया कार। ठीक है, सो दिस इज द फंडा। ओके सर, तो कोई भी, हम लोग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, और मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होना पड़ेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड होना पड़ेगा, if a contract needs to be valid, then there must be a valid and lawful consideration. यानी कि बिना कोई लॉफुल कंसिडरेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके, नाउ देखो, कंसिडरेशन लेके जो नेक्स्ट चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए वो है ये कंसिडरेशन का एक डेफिनेशन, यानी कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन है। अच्छा सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि आज अगर आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको कुछ मिलेगा या हासिल होगा तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो इसको सजा के लॉ कैसा भाषा में डिफाइन किया है देखते हैं। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट defines consideration as when at the desire of a person, of कौन सा पर्सन? प्रोमिसर। तो पहला एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन को मैं अलग से लिख रहा हूं, और पूरा जोड़ोगे हर एस्पेक्ट को तो पूरा डेफिनेशन दिखाई देगा। तो पहला एस्पेक्ट मैं यही लिखा, when at the desire of the promisor। नंबर 2, कौन? promisee or any other person, promisee or any other person। ठीक है, मैं क्या लिखा? when at the desire of promisor, promisee or any other person, डस का मतलब है पास्ट टेंस, हो चुका है। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, सर डस का मतलब प्रेजेंट हो गया, हाँ डस प्रेजेंट हो गया, और एब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग, हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, और promises to do or abstain to do. Such an act or abstinence becomes consideration for the promise. तो देखिए, there are 4 aspects of the definition of consideration as per section 2D of Indian Contract Act. The first aspect, when at the desire of the promisor, यानी कि प्रोमिसर का कहने पे, कौन? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन,
यानी कि प्रॉमिसी या कोई और शख्स प्रॉमिसर का कहने पे अगर कुछ करता है डस, या कुछ नहीं करता है एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, या कुछ किया था पास्ट का बात हो रहा है पास्ट, तो देखो प्रेजेंट हो गया डस, पास्ट हो गया फ्यूचर, सॉरी पास्ट हो गया हैज डन, एंड लास्टली फ्यूचर हो गया प्रोमिसेस टू डू और एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस, वैसा एक्ट या एब्स्टिनेंस मतलब वो करना या ना करना becomes a consideration. So this is the classical definition of consideration and this is the only definition of the consideration as per the contract act. अभी इसका मतलब को एक्सट्रापोलेट करने के लिए हर एक पॉइंट को समझते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंसिडरेशन. लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंसिडरेशन में समझते हैं क्या बोल रहा. पहला बात बोलिए, आप खुद से वॉलंटरीली, किसी का कहने पे नहीं, किसी का उस्काने से नहीं, किसी का कहने पे नहीं, किसी का इन्फ्लुएंस का नहीं, वॉलंटरीली यानी कि खुद से आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो, उसके लिए क्या आपको कुछ मिलना चाहिए. अब मॉरली और सोशली मत बोलिए, लीगली बोलिए. क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन खड़ा होता है अगर किसी का ना कहने से और किसी का कुछ ना करने से आप खुद से वॉलंटरीली उसके लिए कुछ कर दिए, क्या आप उससे कुछ मांग पाएंगे इसके लिए. सपोज कीजिए आपका सामने किसी का गाड़ी रखा हुआ है और आपको क्लीनोफोबिया है यानी कि साफ करने का बीमारी है, ठीक है, आप जाके उसका गाड़ी साफ कर दिए, क्या आपको उसको कुछ देना पड़ेगा. मतलब विल ही गिव यू समथिंग इन रिटर्न लीगली स्पीकिंग. आंसर इज नो. सो कंसिडरेशन में पहला लाइन, डेफिनेशन का पहला लाइन जो है वो वही बोल रहे हैं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसिडरेशन का एक्ट या एब्स्टिनेंस हमेशा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही होना चाहिए. वॉलंटरी एक्ट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कंसिडरेशन. ठीक है. सो द फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. ठीक है. ओके. नंबर टू, अच्छा बोलिए, आज अगर बात हो कि सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन में जो अभी पढ़ाया उसमें मैं बोला कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. इसका मतलब क्या है सर? मतलब बहुत आसान है. कंसिडरेशन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करूंगा. एग्जाम्पल को नेक्स्ट पेज में करेंगे. ये क्या लिख रहे हो सर? डॉटर, बेटी है. किसका सर? इनका. सर ये तो पेंगुइन है. नहीं, पेंगुइन नहीं है, आदमी है, फादर है. ठीक है. रिच है इसलिए मोटू है. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? फैट शेमिंग क्यों कर रहे हो? नहीं, फैट शेमिंग नहीं करो, मतलब रिच है, तगड़ा है, खाने पीने परिवार के. ओके. नाउ रिच फादर और डॉटर. रिच फादर का उम्र है 79. अब समझ जाओ, 79 है तो विल कर लेना चाहिए लीगली. विल मतलब अपना इतना जायदाद है, रिच है, तो इनहेरिट कौन करेगा ये क्लियरली लिख के गया तो आसान रहे. ठीक है. तो रिच फादर का कोई और नहीं है, तो डॉटर है, तो डॉटर को ही जायदाद हासिल होगा. और विल अगर करके गया तो और आसान रहेगा, जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा. ओके. नाउ इनका और कोई नहीं है ये बोलना गलत होगा, क्योंकि इनका एक भाई देखो एकदम लकड़ी है, यानी कि पुअर. तो ये हो गया पुअर ब्रदर या पुअर अंकल ऑफ द रिच डॉटर. हाँ, पुअर ब्रो. ओके. नाउ if I explain to you their relation, you're clear. He is the father का brother and daughter. और ये brother जो है ये सिर्फ पुअर ही नहीं है, ये डिपेंडेंट है. पुअर है तो अपना भाई के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना बड़े भाई के ऊपर. बड़े भाई अपना संपत्ति से इनको थोड़ा देखभाल का पैसा या मेंटेनेंस मनी देते रहते हैं. अब ध्यान देना, क्या हुआ, ये जो फादर है, फादर ने बोला बेटी तेरा नाम पे मैं विल करके ट्रांसफर कर दे रहा हूं मेरा संपत्ति, बट तुम अगर प्रॉमिस करोगे तो मैं ये करूंगा.
मैं ये ट्रांसफर तब करूंगा व्हेन आई गेट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू, अ क्लियर प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या है सर? ये प्रॉमिस कुछ ऐसा है कि इन्होंने कहा कि देख बेटी, मैं तुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे पता है तुम्हारा नियत से वाकिफ हूं मैं, ठीक है। मैं अगर पूरा संपत्ति तुमको दे दूं तो मेरा भाई को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठीक है। तो तब जाके इनको इनसिक्योरिटी हो रहा है फादर को, और फादर बोल रहे हैं कि डॉटर एक कंडीशन मैं दे रहा हूं, ये पूरा ट्रांसफर का एक ही कंडीशन दे रहा हूं, वो है कि तुम प्रॉमिस करो अपना अंकल का देखभाल तुम करो। तो डॉटर बोला चिंता ही मत करो। क्या मत करो? चिंता ही मत करो, मैं प्रॉमिस ही नहीं, मैं अभी लिख के कागजात साइन कर दे रहा हूं। और डॉटर ने अंकल को प्रॉमिस कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट में कि subject to the property becoming mine, I am promising that if I inherit from my father his entire property, then I promise to take care of you if he is gone, because you are taken care of by him from his estate. उनका जायदाद से वो आपका भी देखभाल करते हैं, तो वो अगर नहीं रहा उनका एब्सेंस में मैं वो देखभाल करूंगा, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट मेरे को सारा जायदाद मिल जाए। ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब चीज तो दो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक, इन्होंने इनका नाम बेटी का नाम पे अपना ट्रांसफर किया जायदाद जब नहीं रहेंगे, और बेटी क्या किया, अंकल को वादा कर दिया रिटन कॉन्ट्रैक्ट लिख के। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन क्या है सर? कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, फादर पास्ट है सर, फादर पास्ट है, हाँ फादर पास्ट है। अब अंकल चला गया बेटी के पास मांगने, मेंटेनेंस बनी, एंड जो वादा किया था निभाना पड़ेगा ये बोल के। अब अंकल को बेटी पहचानी नहीं, डिसोन कर दी। ठीक है, बेटी कहा कि कौन हो, क्यों हो, कहां हो। ठीक है, तो अब जैसे ही ये बात हुआ तब जाके अंकल चला गया कोर्ट। अंकल कहां गया? कोर्ट। और कोर्ट में जाके अंकल ने सीधा कहा कि देखो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बेटी ने कहा था कि मेरा बड़े भैया जब गुजर जाएंगे, इनका पिताजी जब गुजर जाएंगे, तब मेरे को मेंटेनेंस मनी इन्होंने देगा। और बेटी कही कि मैं सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन का लॉ पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, वहां पे लिखा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैलिड कंसिडरेशन रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो यू कैनॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मी एज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ये बेटी ने कह दिया, ये कह के बोला सीएमए फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन। जज ने बोला बस यहां तक समझ में आ गया, बट जज ने बोला आपने स्मार्ट रूट का क्लासेस नहीं किया, ये नहीं बोला। ठीक है, जज ने बोला कि देखो बेटी तुम्हारा बात सही है, विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट द पॉइंट इज देयर इज अ कंसिडरेशन। तो बेटी बोला कैसे, मेरे को क्या मिल रहा है अंकल से, मेरे को क्या मिल रहा है अंकल से? तो जज ने बोला तुमको भले ही अंकल से कुछ नहीं मिले या कुछ ना मिले, बट तुमको मिल रहा है कहां से? तुमको मिल रहा है अपना पापा से। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी कौन है? अंकल है, ये प्रोमिसर है। She has promised to take care of uncle, तो uncle is the promisee and she is the promiser. तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति और एनी अदर पर्सन। सो गो बैक टू द डेफिनेशन एंड सी हम लोग क्या लिखे थे, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी से ही आए, कोई और व्यक्ति से आने से भी चलेगा। ओके, एंड दैट इज व्हाई एंड दैट इज हाउ this case study became so famous case study for consideration, and इसका नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया, क्लियर है?
So this is what Chinaya versus Ramaiah states. And it states that principle that consideration need not move from promisee, it can move from any other person. Okay sir. सर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहे थे. तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि कंसिडरेशन could be past, present और फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. देखो ये तो सबसे आसान है. हम लोग डेफिनेशन गौर किए थे कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन में 3 टेंस पूरा प्रोमिनेंस के साथ दिया हुआ है. हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इन द पास्ट, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, या विल डू और विल नॉट डू, प्रोमिसेस टू डू और नॉट डू. ठीक है. तो कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है. तीनों ही वैलिड है. ओके. Now the other legal requirements, let us see. The fourth legal requirement is very simple and very logical. देखो इंडिया में या कहीं भी तुम लोग को सुनाई देता है ना कि ये प्रॉपर्टी किसी को सस्ते में मिल गया. अब जो प्रॉपर्टी जिसको सस्ते में मिला वो क्या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? नहीं. सस्ता मतलब पैसा तो देना पड़ा, सस्ता पड़ा. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हो गया, इसका सारांश ये हो गया, इसका मूल बात ये हो गया कि कंसीडरेशन का एडिक्वेसी चेक नहीं होता है. कंसीडरेशन का एडिक्वेसी चेक नहीं होता है. कंसीडरेशन का एडिक्वेसी इज नॉट चेक्ड, यानी कि एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, कंसीडरेशन इज अ रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो कहीं भी ये नहीं बोला गया है कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना पड़ेगा. Adequacy is not required. Adequacy is not required. Okay. Next legal requirement of a valid consideration. ध्यान से सुनना एकदम पूरा फुल फोकस. ओके. देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है वो बहुत सिंपल है. वो बोल रहा है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी. यानी कि कंसीडरेशन को रियल होना पड़ेगा, इल्यूजरी नहीं. रियल एंड नॉट इल्यूजरी. मैं अगर किसी को कहूं मेरे को पैसा दो तुम पास कर जाओगे सीएमए फाउंडेशन, पढ़ाई का दरकार नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो एजुकेशन फील्ड में मत रहिए, एजुकेशन में भरोसा मत रखिए अगर पॉसिबल है तो. यानी कि बोलने का मतलब यह है हम लोग लर्नेड व्यक्ति, शिक्षित लोग, हम लोग इल्यूजरी चीजों में विश्वास नहीं करते. इल्यूजरी चीजों में विश्वास नहीं करते हैं. और कानून भी वही बोल रहे हैं. कानून बोल रहे हैं कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट एन इल्यूजरी कंसिडरेशन. ठीक है. सो these are the legal requirements of consideration. The next relevant thing on consideration is, देखो रूल क्या है? The rule is no consideration, then there cannot be any contract. No consideration, no contract is the rule. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज द रूल. इसका मतलब यह हुआ कि कोई अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कोई कंसिडरेशन अगर ना हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है. हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वैलिड कंसिडरेशन छुपा हुआ है और वैलिड कंसिडरेशन है. ओके. सो इफ दिस इज द रूल, एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन. और इस रूल का ना 7 एक्सेप्शंस है. 7 एक्सेप्शंस है. और वो 7 एक्सेप्शंस टू दिस रूल, यानी कि कब विदाउट एनी वैलिड कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है. तो हम लोग अभी देखेंगे 7 केसेस वेयर इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन बट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. ठीक है ना. पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन. पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन. यानी कि
नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है, गिफ्ट कर रहे हैं मतलब एक तरफा हो रहा है, ठीक है। अभी प्रीवियस वाला एग्जांपल में चिन्नैया वर्सेस सरमैया वाला केस लॉ में आप लोग देखे थे, पापा जो ट्रांसफर कर रहा है बेटी को, मन में सोचना चाहिए पापा को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, ठेंगा, ठीक है। तो ये वैलिड कैसे हुआ कंसीडरेशन के बिना भी? एक्सेप्शन के लिए, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, ये एक्सेप्शन होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, रिटन एंड रजिस्टर्ड। सर रजिस्टर्ड होने के लिए तो रिटन होना ही पड़ेगा, तो रिटन इसलिए नहीं लिखा। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड बिटवीन क्लोज या नियर क्लोज पार्टीज। क्लोज पार्टीज कौन हो गया? ब्लड रिलेशन बोलो, फादर डॉटर का तो ब्लड रिलेशन रहेगा ही, ठीक है। अच्छा, क्लोज पार्टीज एंड लास्टली देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये 3 अगर कंडीशन रहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड हो सकता है। तो द फर्स्ट एक्सेप्शन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई कंसीडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसका सेकेंड एक्सेप्शन यानी कि सेकेंड केस जहां पे कंसीडरेशन बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, ठीक है। बोलो, तुम लोग सुने हो टाइम बार्ड डेट? ये क्या है सर? टाइम बार्ड डेट होता है, लिमिटेशन एक्ट बोल के एक एक्ट है, इसके तहत बोला जाता है कि एक डेट है तुम्हारा इनकम क्रेडिट में, जो तुम सेल्स किए हो वो तुम्हारा डेट होके पड़ा है, यानी कि तुमको राइटफुली हक है ये पैसा मिलने का, बट डेटर जब तक नहीं देगा तुम बैठे रहोगे। अब लेट्स से डेटर 3 साल के ऊपर तुमको पैसा नहीं दिया, लेट्स से डेटर ने तुमको 3 साल के ऊपर पैसा नहीं दिया, तो लिमिटेशन एक्ट आके बोलता है कि 3 साल तक अगर कोई लीगल डेट तुम रिकवर नहीं कर पाए तो सोच लो वो इनरिकवरेबल है और उसको राइट ऑफ कर दो बैड डेट बोल के, ठीक है ना। तो ये बात सुनने के बाद, ये टाइम बार्ड डेट का कॉन्सेप्ट यही है। अब बोलो कि हो सकता है कि तुम किसी को राइट ऑफ कर दिए बैड डेट बोल के, तुम किसी को 3 साल हो गया और राइट ऑफ कर दिए बैड डेट बोल के 3 साल होने के बाद एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। अब बोलो कि रियलिटी में वो आदमी तो आके पैसा वापस दे ही सकता है, हाँ, तो लेट्स से वो 5 साल बाद तुम्हारे पास आया और पैसा दे दिए, यानी कि रिकवरी ऑफ बैड डेट, अकाउंटिंग टर्म में इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे ट्रीट करोगे? रिकवरी ऑफ बैड डेट यानी कि बैड डेट रिकवरी। बट लीगली अगर सोचो 5 साल बाद कोई किसी को तुमको दे रहा है, तुम्हारा लीगल राइट तुम पहले ही खो बैठे 3 साल होने के बाद उससे रिकवर करने का, तो 5 साल बाद वो जब देगा ये तो वापस एक तरफा हो रहा है ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन वो तुमको दे रहा है ना, तब लग रहा है ना। सो क्या ये वैलिड होना चाहिए? हाँ, लॉ पहले से ही बोल के रखा ये वैलिड होना चाहिए। ये कंसिडरेशन बिना भी ये 5 साल बाद देने का कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस is valid in law even though it is unilateral without any consideration. Okay, number 3. Okay, the other exceptions to this rule. Okay, the other exceptions to this rule. पहला एक्सेप्शन हो गया एजेंसी, ठीक है, पहला नहीं तीसरा है सर, हाँ तीसरा एक्सेप्शन हो गया एजेंसी। अच्छा सुने हो म्यूचुअल एजेंसी, कहां सुने हो? पार्टनरशिप एक्ट। सर पार्टनरशिप एक्ट तो सीएमए फाउंडेशन वालों का है नहीं, तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्ट। पार्टनरशिप अकाउंट्स तो किए होगे कॉमर्स के स्टूडेंट, अगर हो नहीं भी हो तो पार्टनरशिप में 2 पार्टनर अगर मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो एक पार्टनर दूसरे का एजेंट है, दूसरा पार्टनर एक का एजेंट है, इसको कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि एक पार्टनर जो भी करेगा उसके लिए दोनों पार्टनर लायबल होगा, वो और उसका पार्टनर, और दूसरा पार्टनर भी जो करेगा उसके लिए एक और वो खुद लायबल रहेगा। ये फंडा को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक दूसरे का एजेंट है तो एक दूसरे का प्रिंसिपल भी हुआ। तो ये म्यूचुअल एजेंसी में पार्टनर लोग जो एक दूसरे का एजेंट बन रहे हैं, क्या एक दूसरे को कमीशन दे रहे? नहीं। सो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वैलिड। ओके, सो दैट इज द फंडा ऑफ एजेंसी। सो एजेंसी में हम लोग सीखे कि एजेंसी इज अनदर एक्सेप्शन। चैरिटी, बोलो, एक बहुत फेमस केस लॉ था जहां पे एक
आदमी, एक आदमी है, वो गया था अनाथ आश्रम यानी कि ऑर्फनेज का विजिट कर, ऑर्फनेज विजिट करके उसको बहुत दया आ गया और वो प्रॉमिस किया कि मैं जो है इस ये बिल्डिंग को, ये एनेक्स बिल्डिंग बना दूंगा। एनेक्स बिल्डिंग बना दूंगा का मतलब होता है कि ये बिल्डिंग का बगल में और एक बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, ये बिल्डिंग का बगल में और एक बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा और मेरा खर्चे से होगा, मैं चैरिटी करूंगा ऑर्फनेज को। ठीक है, वो प्रॉमिस करके चला गया। अब जो ऑर्फनेज का जो मैनेजमेंट था वो क्या किया, वो ऑर्फनेज का मैनेजमेंट बिल्डिंग बना दिया और उसको बिल भेज दिया। अब बिल देख के वो उसका इमोशंस गायब हो गया, दूसरा इमोशंस आ गया। ठीक है, दूसरा रोना आ गया। फिर वो बोला थोड़ी ना ये बिल भेजने से होगा, मैं तो प्रॉमिस किया था और वो थोड़ी ना वैलिड है, मेरे को क्या मिलेगा मैं अगर चैरिटी करूंगा तो मैं नहीं दूंगा। वो कर गया। तो कोर्ट में जब ऑर्फनेज का मैनेजमेंट या ट्रस्टी गया बोल के कि ये आदमी वादा किया था, इसका वादा में आके हम लोग खर्चा करके बिल्डिंग बना लिया, अभी बिल्डिंग का पैसा नहीं दे रहे। कोर्ट में भी वही आदमी सेम चीज बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है जज साहब, क्योंकि इसमें मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैं तो खुद दे रहा हूं, कंसिडरेशन कहां पे है, तो ये वॉइड है विदाउट कंसिडरेशन। तो जज ने बोला चैरिटी इज एन एक्सेप्शन, चैरिटी इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। चैरिटी इसलिए नहीं किया जाता है कि कुछ मिलेगा, चैरिटी इसलिए किया जाता है कि किसी को कुछ मिले तुमसे। ठीक है, सो चैरिटी वॉज एन एक्सेप्शन एंड द कोर्ट गेव इट इन फेवर ऑफ द ऑर्फनेज। सर बेलमेंट क्या है? देखो बेलमेंट का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है, बेलमेंट का मतलब होता है कि बेलर और बेली। जैसे कि लाइब्रेरी सुने हो ना, लाइब्रेरी में तुम जब जाते हो तुम बुक्स लेके आते हो, बुक तुम्हारा ओनरशिप का नहीं होता है, बुक ओन्ड बाय लाइब्रेरी होता है। तुम बुक को उधार में लेते हो या कुछ दिन इस्तेमाल करने के लिए आप पढ़ने के लिए लेते हो, जैसे ही तुम्हारा पढ़ना खत्म हो जाता है तुमको वापस दे देना पड़ता है। इसके लिए लाइब्रेरी एक नॉमिनल फी भी लेता है और ये हो गया नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, यानी कि लाइब्रेरी इज द बेलर, यू आर द बिल। ठीक है, बट ऐसा भी होता है कभी कभार लाइब्रेरी ना जाके तुम दोस्त का घर जाते हो और वही तुम्हारा मनपसंद बुक तुमको दिख जाता है दोस्त का शेल्फ में और तुम मांग लेते हो उससे, और वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, वो बेचारा हेल्पलेस हो जाता है और तुमको देना ही पड़ता है उसको किताब। और ये किताब जब तुम लेके आते हो तुम्हारा ओनरशिप नहीं होता है, तुमको पोजेशन मिलता है और तुमको वापस देना पड़ेगा वापस बुक पढ़ लेने के बाद। बट ये जो बेलमेंट हुआ, इस बेलमेंट में क्या कोई पैसा इन्वॉल्व है? क्या दोस्त ने तुमको पैसा लिया लाइब्रेरी की तरह? नहीं, नो मेंबरशिप चार्जेस, फ्री का है, मुफ्त का है। तो ऐसा बेलमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट में लेट मी टेल यू, इन द केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट it is always no consideration, but yet the contract is valid, नहीं तो तुम उसका बुक मार दो। ठीक है, so these are the exceptions to the rule, no consideration, no contract. Thank you.